एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ, उसका नाम है ब्रेंटानो। कभी सर्च कीजिएगा उसको। ब्रेंटानो ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी किया और उसने ये बताया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बेसिक नेचर है कि जो हमारे पास है वो हमें नजर नहीं आता, जो नहीं है वो नजर आता है। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। सबसे अच्छा तरीका है जब बहुत इमोशंस हो, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, सिर्फ एक तरीका मैं जो अपनाता हूं, उस क्षण में फैसला नहीं करना है। कुछ भी हो, कोई कितना भी प्रेशराइज करे, सिर्फ इतना बोलिए कि मैं 24 घंटे बाद बताऊंगा आपको, थोड़ा सोचूंगा इस बारे में। शिक्षा की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध कहावत है, भारतीय अगर परंपरा में देखें तो विद्या ददाति विनय में एक बहुत प्रसिद्ध कथन है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में भी नहीं है। और जिसको ये पता है कि मेरा ज्ञान बहुत करना, वो विनम्र ही रहेगा। और इसलिए जो बड़े प्रोफेसर हैं, अगर आप कभी सुनेंगे, मैं जानता हूं, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, सबसे बड़े प्रोफेसर क्या बोलते थे कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूं। कभी नहीं बोलते थे कि मैं प्रोफेसर हूं। इतना साहस किसी में कैसे कि मैं प्रोफेसर हूं? अरे आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहेंगे तो ही काफी है, उससे बड़ी बात तो सोचनी भी नहीं चाहिए। मेरा तरीका ये है कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फेल होना तय, करूंगा तो चांस है कि फेल होऊंगा या पास हो जाऊंगा। तो नहीं करने में तो तय है कि फेल हो गया, तो क्यों नहीं चांस ले लेते हैं। और एक जगह फेल होऊंगा तो तय मान के चलिए कि दूसरी जगह मेरे फेल होने के चांस कम होगा, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस है प्रयास करने का और फेल होने का। और वो एक्सपीरियंस किसी ना किसी क्वांटिटी में हर फील्ड में काम आता है। मैच्योरिटी आपके अंदर आती है। एक कहावत है, शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। अगर इसका मतलब क्या था? देखिए, यही इसी से बचना है। ये वाह वाह करने की जल्दबाजी में ये भी नहीं सोचा कि मतलब क्या है, और सबसे पहले वाह कर दी, है ना। शौके दीदार का मतलब, अगर देखने का शौक है तो पहले देखने की नजर तो पैदा करो, पहले नजर तो हो। तो नजर जितनी गहरी हो, एस्थेटिक सेंस इसको बोलते हैं, मॉरल सेंस बोलते हैं, वो जब डेवलप होती है तो उसके बाद चीजें वो दिखती हैं जो सामान्य नजर से दिखती नहीं। हम दुनिया में एक को ही चुनते हैं, बेसिकली एक को ही चुना और उसने लगा दिया चूना। तो कई बार ऐसा हो जाता है, अगर आप ठीक से ना चुने तो चूना लग जाता है, और ठीक से चुन लिया तो जिंदगी मजेदार हो जाती है। जैसे यहाँ होता है ना कि बस कह दिया ना, अब तो दुनिया यहाँ की वहां हो जाए। नायिका कह रही है कि रहेंगे कहाँ, हम तो नौकरी भी नहीं करते दोनों। अरे दिल में जगह होनी चाहिए। तो इस सब से क्या होता है कि दिल में जगह एक दिन काम आती है, फिर तो सड़क में जगह चाहिए होती है, घर चाहिए, कंक्रीट का मकान चाहिए, वो होता नहीं है। बहुत प्रसिद्ध कथन है कि सबसे बड़े मूर्ख लोग जो है ना, वो दूसरे व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में तो हर व्यक्ति करता है, कभी कभी तारीफ के लिए भी करता है, कभी कभी आलोचना के लिए भी करता है, उतना तो ठीक है। यदि किसी व्यक्ति की रुचि हर समय दूसरे व्यक्तियों के बारे में ही बात करना है, और वो भी नेगेटिव बात करना है, इसकी बुराई उसकी बुराई, तो इसका मतलब उससे हल्का चरित्र किसी और का नहीं हो सकता। तो सबसे छोटी बुद्धि के लोग व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, उससे बेहतर लोग घटनाओं के बारे में बात करते हैं, उनसे बेहतर लोग विचारों के बारे में बात करते हैं। विचार नया क्या है, विश्लेषण है, नई थॉट आई है, नया आइडिया आया है, ये सब बात करते हैं। हो सकता है आपको प्रामाणिक ना भी लगे, अपने विवेक का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा और जो प्रामाणिक लगे उसी बात को मानिएगा। ठीक है, ये बात इस क्लास के लिए नहीं है, ये बात कहीं के लिए भी है। कोई भी आपको परसुएट करे, प्रभावित करे, समझाए, तो आपको कितना समझना है कितना नहीं समझना है, ये आपका विवेक अपना है। जीवन आपका है, फैसले आपके हैं, नियति भी आपकी है, परिणाम भी आपके हैं। इसलिए इस क्लास का पर्पस मुझे सिर्फ ये समझा देना है कि वैकल्पिक विषय का चयन करते हुए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अपनी नेचर को भी देख लेना चाहिए, और फिर कौन से पैरामीटर्स पर हम विषय चुने और उन पैरामीटर्स पर कौन कौन से विषयों की अभी क्या स्टैंडिंग है। ठीक है, मैं फैसला नहीं करूंगा आपके लिए, फैसला आपको करना है, लेकिन हाँ, फैसला करने के लिए जितने आधार चाहिए वो मैं आपको दूंगा। और जो मान लीजिए मैं नहीं सोच के आया हूं, आप पूछेंगे तो उस पर भी बात करेंगे।
कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप सामने वाले के मजे ले रहे हैं और ऐसा ले रहे हैं कि वो बेचारा जवाब दे तो और फंस जाता है, जवाब न दे तो फंसा ही हुआ है। जैसे कोई कमजोर सा बच्चा आपके रूम में है, आप 3 दबंग रहते हैं, चौथा कमजोर सा बच्चा है, 3 सुट्टा लगा रहे हैं, वो शरीफ सा बच्चा नहीं लगाता है। आप कह रहे हैं पिएगा, बड़ा हो गया कि बच्चा है? तो वो क्या जवाब दे? जवाब देगा तो फंसेगा, नहीं कहेगा नहीं भैया मैं नहीं पीऊंगा, अरे इसके लिए दूध की बोतल लाओ, ले बेबी ले। अब क्या करे बेचारा इसमें? इसका एक ही समाधान है, कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि तुम्हें बड़ा होने के लिए धूम्रपान चाहिए होता है, हम वैसे ही बड़े हैं, तुम धुएं से बड़े हो, हम वैसे ही बड़े हैं। कॉन्फिडेंस से जवाब देंगे तब बात बनेगी ना। जिस दिन आप नौकरी में आ जाएंगे ना, उस दिन आपको शहर का शहरपन समझ में आएगा। दिन भर नौकरी करके आएंगे, मेट्रो में धक्के खाते हुए घर आएंगे, कोई नहीं मिलेगा, पड़ोस के घर में कौन है आपको जानता नहीं है। आप जाएंगे चीनी मांगने के लिए, कहेंगे क्यों मांग रहे हो चीनी? उससे अमेजोन से मंगवा लो चीनी, हमसे क्यों मांग रहे हो चीनी? आप परेशान है, गांव में तो मांगने से पहले चीनी आ जाती थी, यहाँ तो मांगना बड़ा मुश्किल है। इतना अकेलापन होगा। जैसे आईएएस के इंटरव्यू में एक सवाल खूब पूछते हैं, पहले पूछते कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? तो मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, कुछ कर गुजरना चाहता हूँ समाज के लिए, इसलिए आईएएस बनना चाहता हूँ। फिर कहते हैं यार तुम्हें समाज की सेवा करने का इतना शौक है तो आईएएस क्यों बनना चाहते हो? एनजीओ चलाओ ना। इसका सटीक उत्तर क्या होता है? एक वाक्य में, डरना नहीं है इंटरव्यू में, इंटरव्यू देने नहीं जाना है, लेने जाना है। इसका जवाब यह है कि समाज की सेवा करने के दोनों तरीके उपलब्ध हैं। एक तरीका यह है कि मैं अथॉरिटी के साथ करूं, और दूसरा बिना अथॉरिटी के अथॉरिटियों से रिक्वेस्ट करके उनसे करवाऊं। अगर मेरे पास मेरी आयु, मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी उम्र, मेरी योग्यता मुझे परमिट करती है कि मैं अथॉरिटी अपने हाथ में लेकर समाज की सेवा करूं, तो मैं दूसरा रास्ता क्यों चुनूं? तो क्योंकि मैं आईएएस बन सकता हूं, इसलिए प्रयास कर रहा हूं। आईएएस बन के समाज की सेवा करूंगा, और हाँ, यदि किसी वजह से नहीं बन पाया तो एनजीओ के माध्यम से करूंगा। पहली कोशिश ये नहीं तो वो, ऐसा क्या है? दोनों ऑप्शंस पे सामने खुले हुए हैं। लोग आपके पास है कि सर एक स्कूल शुरू करवाना था, सर एक बार आप साइन कर देते ना, स्कूल शुरू हो गया। लाओ कोई बात नहीं, आपने साइन कर दिया, खोलो। बताइए, आप जिस गांव से, वहां गांव में स्कूल ही नहीं था, कैसे कैसे पढ़ के आए, और आपके एक साइंस स्कूल खुल जाता है, कॉलेज खुल जाता है। मजा तो आता है, पर है बहुत सारहीन। क्योंकि 2, 4, 5 साल बहुत मजा आएगा, फिर मजा नहीं आएगा। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि जितने सलाम ठुक रहे हैं वो आपको नहीं ठुक रहे, आपकी कुर्सी को ठुक रहे हैं, आपके डेजिग्नेशन को ठुक रहे हैं। और जिस दिन 60 की उम्र में रिटायर होंगे ना, वो झटका बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। एक दिन पहले तक सारे लोग सलाम ठोक रहे हैं, पुलिस का डीजीपी फोन करता है, सर आप होम सेक्रेटरी, सर मेरा ये काम, सर मेरा वो काम। रिटायर हुए, फिर कौवा कुत्ता सियार यही आते हैं, उसके बाद फिर कोई नहीं आता पूछने के लिए, कोई पूछता भी नहीं उसको। हाँ, इसमें कि आप किसी से कहे हेलो और वो कहे कि यार तुझसे बात करने का मन नहीं कर रहा, और आप कहें अच्छा स्थायी रूप से गुड बाय, ब्लॉक। ये नहीं कि हर आधे घंटे बाद देख रहे हैं मैसेज आया कि नहीं आया, अभी भी नहीं आया, फिर आधे घंटे में देखा ऑनलाइन है, ओहो मैसेज आएगा। क्या ड्रामा है। कभी जिंदगी में चौराहा हुआ तो आमना सामना होगा, नहीं तो शुभकामनाएं और अलविदा। एक सामान्य समस्या बच्चों की, सर हम बोल नहीं पाते दूसरों के सामने, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो उसका एक ही तरीका है, बोलो। सर कहाँ, जिसके सामने नहीं बोल पाते उसके सामने जाके बोलो। मैं कईयों से कहता हूँ कि क्लास में रोज अपने आसपास ऐसे लोगों के पास बैठो जिनको नहीं जानते हो, और उनसे बात करो, कुछ भी बात करो कि आप कहाँ से हैं, कौन सी पढ़ाई, क्या बैकग्राउंड है, आंसर राइटिंग आप कर पा रहे हैं, ऐसे। इसलिए इस अधूरेपन से लड़ते लड़ते इस अधूरेपन को कम करते जाने का प्रयोग ही जिंदगी है, और खत्म कभी नहीं होता है। इसे समझदार व्यक्ति इस अधूरेपन को एक समय के बाद जीने लगता है कि अधूरा हूं लेकिन खुश हूं, क्योंकि पूरा कोई हो नहीं सकता है तो मैं कैसे हो जाऊंगा। बड़ी गहरी बात है। 3-4 साल के बच्चे को देखेंगे तो वो खिलौने के लिए जान दे देगा अपनी, उसका खिलौना उससे बिना पूछे कोई हाथ लगा के देखे, या कोई दूसरा बच्चा उसकी माँ की गोदी में बैठ के देखे एक बार, फिर उसका तांडव देखिए। लेकिन जब 14-15 साल का हो जाएगा, 10 साल बाद, तब कोई उससे कहेगा इस खिलौने के लिए तुम 3 हत्याएं की थी, क्या ये खिलौना हम ले सकते हैं? अरे यार कोई ले चले।
अब यहाँ देख लो भैया, हम डर लगता है, अरे ले जाओ यार, ले जाओ, बच्चे खेलेंगे यहाँ, ले जाओ, सारे ले जाओ। अब उसको हंसी आ रही कि पहले इतना गधा था, इस नकली हाथी के लिए जान दे रहा था, अब वो अपने गैंग के लिए जान दे सकता है। उसे 3-4 दोस्त हैं गैंग में, जो गैंग एज होती है बच्चों की। फिर 10 साल बाद जैसे कोई जीवन में आया, गैंग भी भूल जाता है। इन लुच्चो लफंगों के लिए मैं जान दे रहा था। कितने घटिया इंसान है ये सब। अब ये जान दे रहा है किसी और के लिए। तो मैं देखता हूं तो जान निकल जाती है, नहीं देखता हूं तो भी निकल जाती है, क्या करूं। ये सुदर्शन व्यक्तित्व जैसे जरूरी होता है, कोई साफ सुथरा सा दिखे, उसके बाद आपके अंदर उत्साह बढ़ता है, जिज्ञासा बढ़ती है, उत्सुकता बढ़ती है कि इसे और जानते हैं। ठीक वैसे अगर उत्तर आपका सुदर्शन है, दिखने में सुंदर है, तो परीक्षक के मन में उत्साह आता है कि लगता है अच्छा लिखा होगा, इसे पढ़ा जाए। और यदि आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है कि सिंधु घाटी के बाद आपका ही नंबर आने वाला है कि इसको पढ़ने के लिए परीक्षक रात दिन एक किए हुए और पढ़ नहीं पा रहे, तो फिर आप मान के चलिए परीक्षक सिर दर्द की दवाई खाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीता है उसके बाद, और जितना वो अपना नुकसान करता है उतना नुकसान हिसाब तो बराबर करेगा किसी से? किससे करेगा हिसाब बराबर? आपसे ही करेगा। मैं तो क्या करता था, जब बहुत गंदी हैंडराइटिंग का उत्तर होता था ना, उसको लास्ट में रखता था, सबसे अंत में। अच्छी हैंडराइटिंग वाला है, चेक किया, अच्छे से किया। मैं बहुत तटस्थ होने का प्रयास करता हूँ और मैं उस प्रोसेस को समझने में रुचि रखता हूँ। तो जेंडर पढ़ा, अंबेडकर को पढ़ा तो मैं अम्बेडकराइट भी कुछ होने लगा, क्योंकि तर्क है ना। अब डॉक्टर अंबेडकर को आप सीधे खारिज कर दें, उतना पढ़ा लिखा आदमी पूरी संविधान सभा में नहीं मिलता हमें। जिस आदमी के पास पीएचडी भी 2-3 पीएचडी की हो जिस आदमी ने, हम तो एक में इतना मतलब फूल जाते हैं। जो आदमी इकोनॉमिक्स में 2 पीएचडी कर चुका हो, लॉ में पीएचडी कर चुका हो, उस आदमी के और वो भी पीएचडी ऐसे नहीं कि ठेके पे करवाई हो, यहाँ तो ठेके पे हो जाती है पीएचडी। कोलंबिया से की है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया है, वो मजाक तो है नहीं। जब वो आदमी आर्गुमेंट्स करेगा, सवाल पूछेगा, आप सवाल का जवाब गाली से थोड़ा ना दे सकते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। ट्रू। जिनको दुनिया के अलावा कोई मतलब नहीं, जैसे कि मैं, मुझे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि भगवान है या नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है तो इतना समझदार जरूर होगा कि वो मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करेगा, ना कि इस बात से कि मैंने कितने घंटे उसकी भक्ति में गुजारे हैं। तो मैं क्यों भक्ति करूं? मेरा विश्वास है कि अगर ईश्वर है तो तार्किक होगा ही होगा, वैचारिक होगा, समझदार होगा, मूढ़ नहीं होगा। ठीक है, और नहीं है तो फिर मैं वैसे टाइम क्यों खराब करूं अपना? और है तो समझदार होना चाहिए, और अगर है और समझदार नहीं है तब तो मैं और पूजा क्यों करूं? उससे बड़े कि समझदार व्यक्ति से समय गुजारूं मैं। तो मेरा ये विश्वास, गलती होती है जब हम समझ ना पाए कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध शेर जो कि गालिब का नहीं है पर गालिब के नाम से बहुत फेमस हो गया है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। आगे पता कुछ? अब तो बोल रहे थे बड़ा अच्छा पहले, तो अब क्या हो गया? उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो ऐसा ना हो कि आप आईना साफ करने में लगे हो और धूल चेहरे पे हो। व्यवस्था की आपको कोई भी धार्मिक काम करने के लिए पंडित जी की जरूरत है। असली संकट ये है, और ये इतना इलॉजिकल है। भगवान ने अगर मुझे बनाया है, सबको बनाया, तो भगवान को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है? एक बिचौलिया क्यों चाहिए बीच में? सीधे मेरी बात क्यों नहीं पहुंचती है? भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं, तो भगवान को हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही है? उन्हें संस्कृत में ही क्यों चाहिए? भगवान ने सबको बनाया तो उनको एक वर्ण विशेष के व्यक्ति ही क्यों चाहिए बात पहुंचाने के लिए? एकदम इलॉजिकल है, अतार्किक है। तो हम तो मानते हैं कि अगर भगवान है तो वो इतना क्रूर और भेदभाव करने वाला नहीं हो सकता कि वो कुछ व्यक्तियों को लाइसेंस जारी कर दे जीवन भर के लिए कि तुम पैसा कमाओ सबसे और मेरे तक उनकी बात पहुंचाओ। पहली बात, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, ये तो हो सकता है कि थोड़ी सी देर हो, ये भी हो सकता है कि आईएएस में ना हो, अपने स्टेट पीसीएस में अच्छा रैंक आ जाए, पर ये नहीं होगा कि आप बेरोजगार रहेंगे अगर ठीक से मेहनत करोगे तो। नंबर 1। और मैं तो करीब 20-21 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने जिस आप में से कुछ लोगों की उम्र में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक इस फील्ड में हो गया है। और दूसरी बात और क्या कहूँ आपसे,
भगवान ना करे कि किसी का सिलेक्शन ना हो, तो भी एक बात कह रहा हूं, अगर ये 1.5 साल की पढ़ाई ठीक से कर ली तो दुनिया में जिस भी फील्ड में आप जाएंगे वहां कमाल कर देंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको।